हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्या करेंगे, पार्ट 5 है। आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। 34 क्वेश्चन ये हमारा होमवर्क था। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस की हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखो, ये मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था, असर्शन रीजन था। इसमें क्या बोला था हमसे, अ पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू at the center of a spherical cavity inside a spherical conductor as shown in the figure। मैंने चार्ज क्यू को स्फेरिकल कैविटी के सेंटर पर रखा है, जो एक स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर है। Another charge capital Q is placed outside the conductor as shown. Now, as the point charge is Q, capital Q is pushed away from the conductor, the potential difference VA minus VB between the points A and B remains within the cavity of the sphere remains constant। अच्छा, मुझे एक चीज बताना कि इस चार्ज की वजह से क्या इसके अंदर फ्लक्स आता है? नहीं आता है ना। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर भेजता है उतनी ही बाहर चली जाती है। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर भेजता है ना, तो कंडक्टर अपने अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करता है। ऐसा क्यों बोलते हैं हम? देखो, तब ये कंडक्टर है ना, और यहाँ पर एक चार्ज है प्लस क्यू बाहर रखा हुआ है ना। इस कंडक्टर से बाहर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। अब ये जो कंडक्टर है ये कैसा है? न्यूट्रल है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, ये जो प्लस क्यू है ये क्या करेगा? अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम बोलेंगे इसके जितनी अंदर भेजता है ना, जैसे इसने यहाँ से इसके अंदर एंटर करवाई और यहाँ से बाहर निकल गई, यहाँ से अंदर एंटर करवाई और यहाँ से बाहर निकल गई, तो इसकी वजह से इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी हो रही है, देखो ऐसी जा रही है ना। अब यहाँ पर जो ये कंडक्टर है इसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस है, तभी तो ये न्यूट्रल है। तो यहाँ पर नेट चार्ज हम जीरो क्यों बोल रहे हैं? इस कंडक्टर पे नेट चार्ज जीरो क्यों बोल रहे हैं? जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है इसके पास। तो ये प्लस चार्ज क्या करेगा? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर अपनी तरफ खींचेगा और प्लस रिपेल कर देगा, है ना, प्लस को रिपेल कर देगा। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो थी जो कि इस चार्ज ने इसके अंदर भेजी, है ना। बट इसने जो इंडक्शन अपने इसके अंदर करवा दिया, उसकी वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जनरेट हो जाएगी, जो इसकी आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जैक्टली अपोजिट होती है और उसको काट देगी, कैंसिल कर देगी। तभी हम बोलते हैं कि कंडक्टर जो होता है ना, वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करता है ना। तभी हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक वो शील्डिंग करता है। इसका मतलब आउटसाइड जो चार्ज होता है ना, उसकी वजह से अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट ही नहीं होती। अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती है, देखो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती है, पर जितनी जाती है उतनी बाहर आ जाती है, तो फ्लक्स जीरो हो जाता है ना। और जो अंदर जा रही है, देखो अंदर जो जा रही है वो अंदर की तरफ कंडक्टर के अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से सेटअप करती है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से जीरो हो जाती है। तो इनडायरेक्टली वो ना ही अंदर की तरफ कोई अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर पाता और ना ही कोई फ्लक्स होता। तो इस प्लस क्यू की वजह से अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी, है ना। तो इसको मैं पुश करूं या अवे, उसके पुश करूं अवे या उसकी तरफ ले जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही रहने वाली है। जो चेंज इन पोटेंशियल होता है ना, वो बराबर होता है E डॉट डी आर। तो यहाँ से यहाँ तक समझो कि डिस्टेंस r है, तो इन दोनों में अभी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे पहले थी स्मॉल क्यू की वजह से, ऐसी अभी भी होगी, है ना। तो इसका मतलब इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि मैं इसको दूर भी ले जाऊँ, इसको अवे ले जाऊँ अगर, तो इसकी वजह से तो इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज नहीं हो रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज नहीं होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट ही रहेगा, है ना। इसका मतलब ये बात सही लिखी है, असर्शन सही लिखा है। The electric field due to charge on outside the conductor is zero. Electric field due to charge on the outside the conductor is zero at all the points inside the conductor। और यही रीजन होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले भी जीरो थी, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी जीरो है, उसकी वजह से इस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जो ए और बी के बीच में वो वेरी नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या बोलेंगे हम? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा असर्शन भी सही है, असर्शन इज करेक्ट, है ना, रीजन भी करेक्ट है ना। ऐसे लिख देते हैं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, ये दोनों ही क्या है? करेक्ट है। एंड जो रीजन है इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से जीरो है, इस वजह से ही तो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी ही नहीं करेगा, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, है ना, एक इंटरेस्टिंग अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी का। इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस,
एक सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस है, देखो इसका सॉल्यूशन, एक सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग जेड डायरेक्शन, मान लो ये जेड डायरेक्शन है, मेरी मर्जी, मैं इसे जेड डायरेक्शन मानूंगी, है ना। इस साइड जेड है, मैंने इस साइड जेड माना, इस साइड एक्स मान लिया और इस साइड वाई मान लिया, है ना। तीनों एक दूसरे के बीच में परपेंडिकुलर होने चाहिए, वो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस साइड जेड, ठीक है। अब बोला इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड डायरेक्शन है, ठीक है, लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। The magnitude of electric field is however not constant. Constant नहीं है electric field but increasing uniformly along the positive z direction at the rate increase कर रहा है E dA by dz is equals to 10, कैसा है, प्लस 10 रेज़ टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब समझो, पर मीटर, देखो इसका मतलब समझो क्या कह रहे हैं ये, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है, बढ़ रहा, हम कैसे पता लगा रहे हैं कि बढ़ रही है, देखो ये प्लस है, इसका मतलब इंक्रीज करेगी, है ना। और जेड डायरेक्शन में जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे ना, अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास ये जेड एक्सिस है, इस जेड एक्सिस में यहाँ पर ये ओरिजिन है ना, ये तीनों का ओरिजिन है, यहाँ से अगर मैं 1 मीटर आगे बढ़ी तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो मान लिया, एज्यूम कर लिया जीरो है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 10⁵ न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं 1 मीटर और आगे बढ़ू तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो इतनी ही और ऐड हो जाएगी, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। समझ रहे हैं, इसका मतलब हुआ, ठीक है, समझ गए, इसका मतलब तो हम समझ गए, है ना। इसका मतलब क्या है कहने का, वो तो हमने देखा। इसके बाद क्या क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है, पर मीटर, what are the force and torque experienced by the system having total dipole moment equal to इतना, total dipole moment इतना है, मुझे बताना है उसकी वजह से फोर्स कितनी लगेगी इस पर, डाइपोल पर, और टॉर्क कितनी लगेगी डाइपोल पर, है ना। डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट मुझे गिवन है, E is equals to 10⁻⁻7 कूलम मीटर इन द नेगेटिव डायरेक्शन y डायरेक्शन, मतलब y डायरेक्शन देखो, सॉरी नेगेटिव z डायरेक्शन, यहाँ पे प्लस z है, उल्टी डायरेक्शन में डाइपोल ऐसे प्लेस्ड कर दिया, तो इस पर नेट फोर्स कितनी लगेगी, नेट टॉर्क कितनी लगेगी, ठीक है, तो उसको एनालाइज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, हमने ना अभी हमें गिवन नहीं है कि पोजीशन क्या है डाइपोल की, पोजीशन गिवन नहीं है डाइपोल की क्या है, तो मान लो कि ये मेरा क्या है, ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है, ये मेरा ओरिजिन है, ये ओरिजिन है 0,0,0, ठीक है, मैंने एग्जैक्टली ओरिजिन से स्टार्ट करा डाइपोल और ऐसे रख दिया, मेरी मर्जी में मान सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हमसे बस हमें बस इतना गिवन है कि डाइपोल को जो है ना मैंने जेड एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में रखा है या नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ रखा है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड ऐसे जा रही है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है सारी जेड एक्सिस में, है ना, जेड एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है और बढ़ती जा रही है, पर मीटर कितनी बढ़ेगी, 10⁵ न्यूटन पर कूलम बढ़ेगी। अब यहाँ पर जो है डाइपोल की तरफ यहाँ पे प्लस चार्ज होता है इसको, यहाँ पे इसका माइनस चार्ज होता है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये माइनस चार्ज पर अपने से उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, तो मान लो इस पर कुछ ना कुछ ये F1 फोर्स लगाएगी और इस प्लस चार्ज पर उल्टी डायरेक्शन में अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, इसकी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, F2 लगाएगी, ठीक है। क्या तुम देख के बता सकते हो कि कौन सी फोर्स ज्यादा होगी, कैसे निकालेंगे, फोर्स क्या होता है, फोर्स इज नथिंग बट Q × E होता है, दोनों डाइपोल में जो चार्जेस होते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पर अलग अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पर जितनी ज्यादा होगी फोर्स उस पर उतनी ज्यादा लगेगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज्यादा होगी क्योंकि इस साइड आते आते इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस साइड आते आते बढ़ रहा है, तो मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का इस साइड आते आते, हाँ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कम है, तो यानी कि ये फोर्स कम होगी और ये फोर्स इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगी क्या, हाँ। इसका मतलब एक डाइपोल ऐसे पड़ा हुआ है, उसको यहाँ से थोड़ी सी फोर्स लगाई जा रही है और यहाँ से बहुत ज्यादा फोर्स लगाई जा रही है, इसका मतलब इधर साइड मूव कर जाएगा क्या, इधर साइड नेट फोर्स आ जाएगी क्या, हाँ इधर साइड नेट फोर्स आ जाएगी, नेट फोर्स क्या लिखोगे, F1 - F2 लिख दोगे तो, ठीक है। बट एक चीज नोटिस करो कि दोनों ही फोर्स जो है वो डाइपोल के अलोंग है ना, तो अलोंग है तो डाइपोल के अलोंग है तो दोनों में टॉर्क तो आएगा नहीं, टॉर्क कब आता है, जब हम परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे, पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, जैसे ये डाइपोल है, ये डाइपोल जो है इस पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, रोटेट करता है, तो इस पॉइंट के अबाउट
ये क्या हो जाएगा, यहाँ का पोजीशन वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ का पोजीशन वेक्टर। तो इस पोजीशन वेक्टर की जब परपेंडिकुलर फोर्स लगाई जाती है ना, तब क्या होता है, तब टॉर्क आता है। बट ये दोनों ही फोर्स कैसी है, इस पोजीशन वेक्टर के द्वारा नहीं है, तो टॉर्क तो जीरो हो गया, है ना, टॉर्क तो जीरो हो गया। अब फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने मान लिया कि ना ये ओरिजिन पर है ये वाला चार्ज प्लस, तो यहाँ पर अगर ओरिजिन पर है और मैंने मान लिया, ओरिजिन पर भी नहीं माना देना तो कोई दिक्कत नहीं है। समझो ये z एक्सिस है और यहाँ पर ओरिजिन है, यहाँ पर ओरिजिन है ना, यहाँ पर ओरिजिन है और यहाँ पर ये ओरिजिन है। मैंने यहाँ मान लिया डायपोल, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को, इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो मानूंगी, अब तुम बोलोगे अगर मैं यहाँ से 1 मीटर मूव करी तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी 10⁵ मीटर पर कूलम होगा क्या? होगा, बिल्कुल होगा। इसका डायपोल मूवमेंट को एनालाइज करो। डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है P = Q into में डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, है ना। अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस को 1 मीटर मान लूं तो Q की वैल्यू जो हो जाएगी वो P के बराबर हो जाएगी क्या? हाँ। तो अगर मैं इस डायपोल के अंदर इस डायपोल मूवमेंट के डिस्टेंस को 1 मीटर मान, इस तरह इस डिस्टेंस को 1 मीटर मान लूं, तो यहाँ पे जो चार्जेस प्लेस होंगे, यहाँ पे प्लस का यहाँ पे माइनस का, इन चार्जेस की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻7 कूलम हो जाएगी। इस फॉर्मूले में वन पुट करके देखो, अगर मैंने डायपोल के अंदर दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को 1 मीटर माना तो दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इतना हो जाएगा। 1 मीटर क्यों मानूं, क्योंकि मुझे एनालाइज करना आसान हो जाएगा। इसमें 1 मीटर, हर एक 1 मीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतने से बढ़ रही है, तो मैंने 1 मीटर मानूंगी तो आसान हो जाएगा, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो एज्यूम करेंगे तो यहाँ पर इतनी, यहाँ पर जीरो मानोगे तो यहाँ पे इतनी। कोई जरूरी नहीं है तुम पॉइंट को, इस वाले डायपोल को ओरिजिन पर मानो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी मान लो, बट इतना कर लेना कि एक पे हमने जीरो मानी तो दूसरे पर इतनी हो जाएगी, हाँ इतनी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो यानी कि F2 ही जीरो है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो यहाँ पे F2 जीरो है, और यहाँ पर जो F1 लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना, ऐसे लगेगा, सॉरी ऐसे लगेगा। कितना लगेगा, तुम बोलोगे वो आ जाएगा चार्ज इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड जो फर्स्ट पॉइंट पर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम निकाल रहे हो दैट इज F1 - F2। F2 तो जीरो मान लिया, है ना, तो F1 कितना आ जाएगा, F1 आ जाएगा चार्ज Q इंटू में E1। चार्ज कितना है, 10⁻⁻7 इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, हमने कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे जीरो मानोगे तो यहाँ पर कितनी होगी 10⁵5, यानी कि 10⁻⁻2 न्यूटन, है ना। और किस साइड लगेगी, -z एक्सिस में लगेगी, तो फोर्स कितनी आ जाएगी 10⁻⁻2 न्यूटन, और z एक्सिस में लगेगी, -z एक्सिस की तरफ लगेगी, तो यहाँ पर मैं माइनस के कैप लिख सकती हूँ, है ना। अच्छा अगर हम ये नहीं मानते कि यहाँ पर जीरो है, ठीक है, मत मानो यहाँ पर जीरो है, तो एक काम करते हैं, चलो मैंने मान लिया, यहाँ पर ये ओरिजिन है यहाँ पर, और डायपोल मैंने ऐसे रख दिया, डायपोल, है ना, ये डायपोल है और ये ओरिजिन है। यहाँ पर मैंने इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं मानी, तो क्या मानोगे, क्या मान लो, कुछ भी मान लो, तुम्हारी मर्जी। मान लेते कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड 2 न्यूटन पर कूलम है, मेरी मर्जी, कुछ भी मान लो, ठीक है। अगर 2 न्यूटन पर कूलम है तो इसमें कितनी हो जाएगी, इतने से बढ़ जाएगी, कितने से बढ़ेगी, इतने से बढ़ेगी, यानी कि 2 + 10⁵5 न्यूटन पर कूलम इतने से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स आएगी वो कैसे लिखोगे, F2, है ना। अब भी नेट फोर्स तो F1 - F2 ही आएगी, तो F1 - F2 तुम्हें निकालना है। F1 कितना हो जाएगा, चार्ज दोनों का ही क्यों है, देखो चार्ज नहीं लिखोगे, चार्ज इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट पॉइंट पर माइनस चार्ज इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड पॉइंट पर, चार्ज को कॉमन ले लो तो E1 - E2 आ जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट पर कितनी है, हमने बोला फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला है, तो वो हो जाएगी 2 + 10⁻⁻5, -5 है नहीं, +5, ठीक है। और इस पर कितनी है 2, तो -2, तो प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, कैसे ये आंसर आएगा, कैसे ये आंसर आ रहा है, देखो यही आंसर यहाँ पर रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है, Q इंटू 10⁻5, Q इंटू 10⁻5, ये तो आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। तो इनडायरेक्टली मैं ये बोल रही हूँ कि तुमने कुछ भी माना है यहाँ पर, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मानोगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर ऐड होगी, प्लस एडिशनल ये ऐड होगी, है ना, प्लस एडिशनल ये ऐड होगी, तो जब दोनों को माइनस करोगे तो उसका कंपोनेंट तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, तो जीरो मानोगे तो आसान हो जाएगा, बस इतनी सी फर्क पड़ेगा और कुछ दिक्कत नहीं है, आंसर दोनों में सेम आएगा। अगर यहाँ पे कुछ ई मानोगे तो यहाँ पर E + 10⁻5 हो जाएगी, दोनों को माइनस करोगे तो E कैंसिल हो जाएगा, दोनों का चेंज डिपेंड कर रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये मेरा आंसर होगा। Therefore
ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। therefore फोर्स कितनी हो जाएगी, फोर्स हो जाएगी मेरे पास 10⁻⁻² न्यूटन इन माइनस z डायरेक्शन, और टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा 0। Now next question number 36. A conducting charge spherical shell. A conducting charge spherical shell. Shell का मतलब होता है होलो स्फीयर। क्या होता है, होलो स्फीयर। एक कंडक्टिंग चार्ज स्फेरिकल शेल है, ठीक है, हैज टाइनी चार्ज है, प्लस चार्ज दे रखा है, ठीक है, प्लस चार्ज दे देते। इस पूरे स्फीयर को हमने क्या करा है, प्लस चार्ज दिया है, कंडक्टिंग है, होलो है, प्लस चार्ज दे दिया। अ टाइनी होल कट इट्स सरफेस। एक टाइनी होल मैंने यहाँ पर बना दिया, एक टाइनी होल, छोटा सा एक होल यहाँ पर बना दिया, इसका सेंटर ओ मान लेते हैं, ठीक है। इफ सरफेस चार्ज डेंसिटी नियर द होल इज सिग्मा, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी होल के पास सिग्मा है, यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, सिग्मा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द होल कितनी होगी, होल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है, हमें निकालना है होल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो देखो हम एज्यूम करते हैं, यहाँ पर कैसे कंडीशन एज्यूम करेंगे। मैंने माना ये जो फिगर मुझे गिवन है, यहाँ पर एक होल है, इस होल में कुछ ना कुछ सरफेस मैंने यहाँ से क्या कर दिया, टाइनी सा होल है, छोटा सा होल है, थोड़ा सा सरफेस मैंने क्या करा, वहां से निकाल दिया। समझे, मैंने ये वाला सरफेस यहाँ से निकाला था। अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो यहाँ पर एक कंप्लीट स्फीयर दिखेगा, जब वापस से मुझे एक कंप्लीट स्फीयर दिखेगा मुझे, हाँ दिखेगा। यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, इन दोनों को तुमने करा है, तुमने इन दोनों को ऐड करा, इस छोटे से पर भी तो प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, और यहाँ पर भी सारे में प्लस चार्ज आ जाएगा, ऐसा होगा। हाँ। और होल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है, होल के अंदर तुम मान सकते हो, जब ये देखो ये बड़ा सा एक डायग्राम बना दिया मैंने, यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा होल है, जैसे होल के अंदर जस्ट इनसाइड मान लो यहाँ ऐसे पूछा है, अगर ये होल यहाँ पर नहीं होता तो जस्ट इसके अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती, तुम बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0। हमने पढ़ा है होलो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ ऐसा बनता है ना, अंदर 0 और यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ऐसा बनता है, हाँ बनता तो है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0, होती है इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बिल्कुल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अभी यहाँ पर होल है, ठीक है, अब अंदर जस्ट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तुम बोलोगे जस्ट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसकी 0, ठीक है। तो ये स्फीयर है, जस्ट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0, बट 0 क्यों होती है, इसका इमेजिन करके देखा है कभी, कि समझो ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे सारे में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पूरा स्फीयर कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज से अवे जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस पॉइंट पर भी बात ना करूं, समझो मैंने इस पॉइंट पर बात करी, सेंटर पर बात करी, तो सबकी वजह से देखो इस वाले चार्ज का जो पार्ट है, इसमें जो यहाँ पे जो डीक्यू चार्ज होगा वो इससे अवे, यहाँ पे थोड़ा सा जो डीक्यू चार्ज है, ये वाला डीक्यू चार्ज है उससे अवे, इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अवे, और उसके सामने एग्जैक्टली यहाँ पे जो डीक्यू चार्ज है उससे अवे 0 हो जाएगी। फिर यहाँ पे जो डीक्यू चार्ज है उससे अवे, फिर इसके सामने जो डीक्यू चार्ज है उससे अवे, ऐसे सारे कॉम्पोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे सेंटर पर। सेंटर पर तो समझ आता है, यहाँ पे बताओ, तो यहाँ पर तुम बोलोगे यहाँ वाले चार्ज की वजह से इससे अवे है ना, और यहाँ वाले चार्ज की वजह से, यहाँ वाले चार्ज की वजह से इससे अवे, है ना, ऐसे ही होगा क्या, हाँ होगा। यहाँ वाले चार्ज की वजह से तुम बोलोगे, देखो अब तुम बोलोगे भाई ठीक है हमें ये तो समझ आता है, ऑलमोस्ट सेम सेम से डिस्टेंस पर लग रहे हैं, थोड़ा सा अलग है, अभी अब मान लेंगे हम सेम सेम से डिस्टेंस पर लग रहे हैं। अगर एक बार तुम कहो मान भी ले, कोई दिक्कत नहीं, इसकी वजह से इससे अवे, बट यहाँ वाले की वजह से इससे अवे होगा। अब ये दोनों चार्ज तो बहुत दूर है, अलग अलग डिस्टेंस पर है, तो हम कैसे मानेंगे ये इक्वल डिपॉजिट करके कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि फोर्स जो होती है वो तो डिपेंड करती है किस पर, डिस्टेंस पर, है ना, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घट जाती है। तो इसकी वजह से यहाँ पे डीक्यू चार्ज है और इसकी वजह से डीक्यू चार्ज है, दोनों की फोर्स एक्जेक्टली बराबर नहीं होगी, तो कैंसिल भी नहीं करेगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नहीं कैंसिल करेगी, मानते हैं बात, नहीं कैंसिल करेगी। अब तुम एक चीज इमेजिन करो, देखो इस पॉइंट पर पूछा था, हाँ इस पॉइंट पर पूछा था,
इस पॉइंट पर कितने ऐसे चार्जेस होंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड को इस साइड धक्का मारने की कोशिश करेंगे, मतलब इस चार्ज को इस साइड धक्का मारने की कोशिश करेंगे। तुम बोलोगे यहाँ पे कुछ ना कुछ चार्जेस होंगे, इधर का पार्ट होगा, और जो इसको इस साइड धक्का मारेंगे वो इधर का सारा पार्ट होगा, है ना। मतलब इधर का जो सारा पार्ट है, ये जो सारा का सारा ये सारा का सारा इधर का चार्ज है, वो सारा का सारा इधर का इधर की तरफ इस पे नेट फोर्स लगाएगा। अगर मैं बोलूँ कि इस वाले पार्ट की वजह से इस पर नेट फोर्स ऐसे लगेगी, इस वाले पार्ट की वजह से इस पर नेट फोर्स ऐसे लगेगी, इन दोनों के अंदर ये वाला जो कंपोनेंट इस वाले फोर्स का ये वाला कंपोनेंट इधर वाई डायरेक्शन में, एक एक्स डायरेक्शन में, इस वाले फोर्स का भी एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों ऐड होंगे, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल होते जाएंगे, इधर साइड एक नेक्स्ट कंपोनेंट इधर आएगा, है ना, आएगा। हाँ, तो इस पॉइंट पर इतने बड़े पार्ट की वजह से सारा का सारा फोर्स जो आएगी वो इधर साइड आएगी, F1 कुछ ना कुछ आएगी इस सारे पार्ट की वजह से, और इस छोटे से पार्ट की वजह से जो इसके पास रखा है इसकी वजह से इधर साइड आएगी F2। अब तुम F1 को एनालाइज करो, F1 के पास चार्ज बहुत ज्यादा है ना, बट डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसके पास चार्ज बहुत ज्यादा है, इसके पास चार्ज कम है। एक सेकंड चलो, एक सेकंड। F1 जो फोर्स है वो ये वाले चार्ज की वजह से चार्ज बहुत ज्यादा है, हाँ चार्ज बहुत ज्यादा है, और डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है। इस वाले के पास चार्ज बहुत कम, बट डिस्टेंस भी तो कम है। चार्ज के ज्यादा होने से फोर्स ज्यादा होती है, बट डिस्टेंस के ज्यादा होने से फोर्स कम हो जाती है। मतलब ये F1 चाह रही थी कि भाई चार्ज बहुत ज्यादा है, मैं बहुत ज्यादा बड़ी हो जाऊंगी, बट डिस्टेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से इतनी ज्यादा बड़ी नहीं हो पाई, ठीक है। F2 ने सोचा कि भाई डिस्टेंस बहुत कम है तो मैं बहुत बड़ी हो जाऊंगी, पर चार्ज कम होने की वजह से इतनी बड़ी नहीं हो पाई। तो अनफॉर्चुनेटली क्या होता है ना, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम देखा गया है, सेम आ जाता है। इसी तरह से इसे जस्ट इनसे तुम बात करोगे ना तो यहाँ पे फोर्स कितनी आती है, 0 आती है, क्योंकि ये सारा का सारा पार्ट क्या करेगा, ये सारा का सारा पार्ट इधर से धक्का मारेगा, ये थोड़ा सा पार्ट जो होगा वो इसको इधर से धक्का मारेगा, ये थोड़ा सा पार्ट है बट इसका डिस्टेंस बहुत कम है, तो फोर्स इस सारे पार्ट को बैलेंस करेगी, है ना, ऐसा ही होगा, ठीक है, हम ये समझ गए। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे ये क्यों समझाया, अगर मैं यहाँ से इस होल को बना दूं, यहाँ पे एक होल बना दूं तो क्या हो जाएगा, होल बनाते ही यहाँ पे इसके जस्ट नीचे तुम जो जिस पॉइंट की बात कर रहे थे ना, उसमें ये वाला सारा पार्ट तो अभी भी इसको धक्का मार रहा है ऊपर की तरफ, बट ये वाला पार्ट बचा नहीं नीचे धक्का मारने के लिए, मतलब नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग जाएगी। समझ रहे हैं? ये एनालाइज हुआ कि इसमें नेट फोर्स ऊपर की तरफ आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बोली है, क्या बोला था, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ आएगी, बिल्कुल आएगी, और इसकी वजह से थोड़ा सा पार्ट जो यहाँ से निकाला था, तो ये थोड़ा सा पार्ट जो निकाला है इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, हाँ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी, तुम बोलोगे ऊपर की तरफ भी आएगी, नीचे की तरफ भी आएगी, बट जैसे इसको ज्वाइन करा इस पॉइंट पर, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ दोनों तरफ आएगी, इसको सारी जगह है, इस पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से कहाँ आएगी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आएगी क्या, हाँ, इस पॉइंट पर ऊपर की तरफ आएगी, इस पॉइंट की बात हम नहीं कर रहे, हम तो इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पर नीचे की तरफ आएगी, हाँ, तो इसकी वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसको E1 मान लो, इसको E2 मान लो, है ना, और यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, तो तुम किसी ना किसी तरह इन दोनों में से किसी की वैल्यू निकालो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी मुश्किल है, बट इसकी वैल्यू निकालना आसान है। ये एक प्लेट की तरह काम करेगा, एक टाइनी सा होल करा है, छोटा सा होल करा है, एक प्लेट की तरह काम करेगा, हाँ, और इस प्लेट के ऊपर तुम्हें पता है चार्ज जो है ना, वो यहाँ पे बताया कि सिग्मा सिग्मा चार्ज डेंसिटी है नियर द होल, होल के पास जो चार्ज है ना उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है ना, तो यहाँ इसकी चार्ज डेंसिटी भी क्या होगी, सिग्मा ही होगी, है ना। अब तुम बोलोगे कि इस पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो तुम बोलोगे इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे होगी, और कितनी होगी, अब यहाँ पर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इस पूरे स्फीयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसका चार्ज कुछ ना कुछ क्यू होगा और एरिया कुछ ना कुछ ए हो रहा होगा, है ना, एरिया कुछ ना कुछ ए रहा होगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताना है, थोड़ा सा पार्ट मैंने इसको काट के निकाला है, इसका पार्ट जब मैंने काट के निकाल दिया इसको, जब मैंने इसको काट के कर दिया, जब मैंने इसको काट के निकाल दिया है, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग होगी या सेम रहेगी, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग होगी काटने के बाद या सेम रहेगी, जैसे कि जब ये जुड़ा हुआ था तो सारे की सारी सरफेस जो सारा का सारा स्फीयर था उसकी पूरे की यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी, पर जैसे ही मैंने इस पार्ट को काट के निकाला तो अब इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ही रहेगी इस वाले पार्ट की, या कुछ और हो जाएगी, सोच के देखो, सिग्मा ही रहेगी या कुछ और हो जाएगी, और होगी तो कितनी हो जाएगी, तो देखो हमें क्या करना है ना,
जब ये पूरा पूरा स्फीयर का पार्ट था तो इस प्लेट की फोटो बनाते हैं। ये प्लेट समझो मैंने ऐसे बनाई, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट जो मैंने होल से हटाया था वो ये था, जैसे कि ये स्फीयर था, इसमें थोड़ी सी प्लेट डाली तो ये पार्ट था वो। जब ये स्फीयर का पार्ट था तो इसके ऊपर ऊपर वाले सरफेस पर चार्ज था, नीचे क्यों नहीं आ रहा चार्ज? चार्ज नीचे क्यों नहीं आता? ये सारा चार्ज हम बाहर की तरफ ही क्यों बनाते हैं, अंदर की तरफ क्यों नहीं बनाते? जैसे ही अंदर की तरफ आएगा इधर वाला चार्ज इसको फोर्स लगा के बाहर की तरफ खींच देगा। हाँ, अंदर की तरफ नहीं आ सकता, बाहर की तरफ ही रहना पड़ेगा। अभी इसकी मजबूरी थी, जब तक ये जो हिस्सा था, ये स्फीयर का पार्ट था, तब तक इसकी मजबूरी थी कि इसके पास जो भी चार्ज होगा डी को छोटा सा, उसको अपने आउटर सरफेस डी ए पर ही रखना पड़ेगा। ये सिग्मा था जो हमें क्वेश्चन में गिवन है ना। बट जैसे ही मैंने इसको अलग करा, अब इसको नीचे से धक्का मारने, अगर ये नीचे आता है तो ऊपर धक्का मारने के लिए कोई फोर्स नहीं लगाने वाला है, वो अलग हो चुका है। तो यानी कि अलग होने के बाद यहाँ पर तो चार्ज आ सकता है ना, आ सकता है। तो उसकी वजह से अब ये जो एरिया होगा, जो पहले सिग्मा था, इसकी वैल्यू पहले सिग्मा थी, अब यहाँ पे चार्ज तो डी क्यू ही है, बट एरिया तो डबल हो गया, टू ए हो गया, टू डी ए हो गया, तो सिग्मा बाय टू हो जाएगी अब इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब सिग्मा डैश इज इक्वल टू सिग्मा बाय टू। सिग्मा बाय टू, सिग्मा बाय टू क्यों हुई? देखो, अगर मैंने बात करी ना, अगर तुम चाहो तो सिंपल चार्ज की टर्म्स में निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं सिग्मा की टर्म्स में निकालूंगी तो मैं बता दूं मैं कैसे करूंगी। चार्ज की टर्म में कैसे करते हो वो बताऊंगी। तो देखो इधर सिग्मा की टर्म्स में कैसे करा। इस पूरे, जब ये जो छोटी सी प्लेट है, ये जब स्फीयर का पार्ट थी, तो सारा का सारा सरफेस के बाहर की तरफ चार्ज था। बट जैसे ही अलग हुई तो दोनों तरफ सरफेस पर चार्ज आ गया, दोनों सरफेस पर चार्ज आ गया, यानी कि एरिया पहले ए था तो अब एरिया टू ए, एरिया डबल हो गया तो सरफेस चार्ज डेंसिटी पहले से आधी हो जाएगी, है ना। सिग्मा डैश इज इक्वल टू सिग्मा बाय टू, है ना, आधी हो जाएगी। और एक कंडक्टिंग प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, हमने पढ़ा था। जब ऐसी वाली प्लेट होती है जिसमें दोनों तरफ चार्ज आ जाता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है सिग्मा, जो उसकी है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, देखो सिग्मा डैश, सिग्मा डैश इसका सिग्मा है, तो ये वैल्यू हो जाएगी सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन, ये हो जाएगी। तो ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इसकी वजह से इस पॉइंट पर होगी। हाँ, इसकी वजह से इधर इतनी है तो इसकी वजह से भी तो इतनी ही होगी ऊपर की तरफ, ताकि नेट कैंसिल हो जाए। हाँ, इतनी ही होगी, तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। कितनी होगी? सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अब तुम बोलोगे कि भाई हमें क्यू के रिस्पेक्ट में डिफाइन करके दिखाओ, कैसे होगा? तो क्यू के रिस्पेक्ट में डिफाइन करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, अगर मुझे क्यू के रिस्पेक्ट में डिफाइन करना है तो कैसे करूंगी? अगर ये जो आंसर समझ आया, सिग्मा के हिसाब से कैसे निकाला, ठीक है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं सिग्मा की वैल्यू लिखना चाहूँ तो सिग्मा क्या लिखोगे तुम? तो अगर मैं बोलूँ कि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है यूनिफॉर्म, जो इसका पूरे स्क्वायर पर है, तो उस सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी चार्ज पर यूनिट एरिया इसका पूरा का पूरा, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। तो पूरा एरिया होगा, इसका रेडियस मान लो स्मॉल आर है, ठीक है। अगर मैं इस प्लेट की बात करूँ, मैं प्लेट को काट के निकाल दिया, मैंने स्क्वायर में से छोटी सी प्लेट को मैंने यहाँ पर काट के निकाल दिया, तो अब क्या होगा? अब देखो, इस स्फीयर का जब ये पार्ट था तो उसके पास चार्ज कितना था, इस छोटी सी प्लेट के पास चार्ज था डी क्यू का, अभी भी चार्ज डी क्यू का ही है, ठीक है, चार्ज तो डी क्यू का है। तो इस प्लेट को अगर मैं ऐसे बना लूं कि भाई ऑलमोस्ट प्लेट स्टेट प्लेट की तरह दिखाई देगी, छोटी सी छोटा सा होल काटा था, स्टेट प्लेट दिखाई देगी तुम्हें, एक सिंपल प्लेट की तरह दिखाई देगा तुम्हें। तो यहाँ पर जो अगर ये चार्ज डी क्यू है और इस पूरी प्लेट को एनक्लोज करता हुआ एक एक अगर तुम एक होल को काटोगे, अगर इसका टॉप व्यू देखोगे, समझो इसका टॉप व्यू देखो, तो एक होल ऐसे काटते हुए दिखाई देगा तुम्हें, यहाँ पर एक सर्कुलर प्लेट दिखेगी। हाँ, देखो ये एक सर्कुलर प्लेट दिखेगी डी क्यू चार्ज की। हाँ, तो ये जो डी क्यू चार्ज है ना, उसको मैंने एक पूरे की पूरे प्लेट को एनक्लोज कर दिया एक सिलेंडर से। ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है, ये गॉसियन सरफेस है। तो इसकी वजह से हम क्या लगाएंगे, गॉसियन गॉस लॉ लगाएंगे। तो चार्ज कितना एनक्लोज हुआ, डी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर यहाँ पर कितनी होगी, ठीक है, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ होगी, तो कितनी होगी, मान लो ई है, इसकी वजह से चार्ज, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसकी वजह से जीरो हो जाता है, इन दोनों का ऐड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई मानो यहाँ पर, एरिया वेक्टर इधर, एरिया वेक्टर इधर, तो ई ए प्लस ई ए, है ना, क्या हो जाएगा, टू ई ए इज इक्वल टू डी क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एक काम करो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी डी क्यू बाय में, ध्यान से देखो, डी क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट, और टू ए ऊपर आ, टू ए नीचे आ जाएगा। देखो ये दो पर ई क्यों आया, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ई होगी कुछ ना कुछ, और एरिया ए ई डॉट ए cos 0 1 होता है,
ऐसी डेरिवेशन हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में भी तो करी थी। यहाँ पर ई डॉट ए है ना, यानी कि ई ए कॉस 0 1 होता है, कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 1 होता है, ई डॉट ए, ई डॉट ए मतलब ई ए कॉस 0 कितना हो जाएगा, ई 0 या कॉस 0 1 तो ई ए आ जाएगा, है ना, ई ए प्लस ई ए 2 ई ए इज इक्वल टू क्यू बाय डी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, डी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू में डिवाइड बाय 2 ए। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिग्मा तुमने लिखा वो कितना लिखोगे, तो अगर ये सिग्मा इस प्लेट, ये जो प्लेट की का पार्ट था, अगर यहाँ पे जो ये सिग्मा था, तुमने यहाँ पे चार्ज, टोटल चार्ज क्यू और इसका टोटल एरिया ए। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि इस वाले रीजन में जो चार्ज था वो डी क्यू था, हाँ डी क्यू था, पहले तो जुड़ा हुआ था तो डी क्यू था, और इसका एरिया कुछ मान लो डी ए था, ये बेसिकली हमने ए माना तो ए था, ठीक है ए था। देखो ना, ए माना ना, इस प्लेट का एरिया, इस प्लेट का एरिया तुमने क्या बोला, यहाँ पर ए तो बोला, इधर ए तो बोला, अगर मैंने इस पूरे प्लेट को इनक्लोज कर दिया तो तुमने क्या कहा, इस वाले प्लेट का एरिया कितना होगा, ये सारा एरिया जितना इसका एरिया होगा, इस सिलेंडर के बेस का एरिया जो होगा वही तो इस प्लेट का एरिया होगा, ए ही होगा। तो ये तुम्हारा सिग्मा के बराबर है, हाँ, तो क्यू बाय ए किसके बराबर, सिग्मा के बराबर, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय क्यू, डी क्यू बाय ए सिग्मा हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट नीचे बच जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को अभी भी इतनी ही रहेगी ना, तो देखो नीड आ रही है, हाँ ये तो निकाली थी अभी भी। तो दोनों मेथड सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर कितना आएगा, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन था, एनालाइज करना पड़ेगा इसको, ठीक है, शांति से करो इसको तो समझ आएगा। दोनों के लिए ना जब प्लेट अलग हो जाएगी ना तो उसका सिग्मा अलग हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट को यूज नहीं कर सकते, डायरेक्टली जल्दी जल्दी में आंसर लगा के नहीं आना भाई, है ना, हमें देखना पड़ेगा उसके लिए सिग्मा जो पहले था उसका आधा हो जाएगा, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही फॉर्मूला लगा रहे हैं, अभी भी हम सिग्मा डैश बाय एप्सिलॉन नॉट लगा रहे हैं, पर सिग्मा डैश की वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। ये जो सिग्मा बाय 2 है ना, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो उस प्लेट पर होगी जब वो उससे जुड़ा हुआ था, ठीक है, therefore option 4 is the correct answer. Now next question number 37. इसमें दो पार्ट हमें दे रखे हैं, एक प्रूफ टाइप क्वेश्चन है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कंसिडर एन आर्बिटरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। आर्बिटरी का मतलब तुम कोई सी भी फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मान लो, कुछ भी मान लो, समझो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऐसी मान लो, या ऐसी मान लो, ऐसी मान लो, कैसी भी मान लो, है ना भाई। अब ऐसे नहीं मान सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर प्रूफ तो बनाती नहीं है, जैसी पॉसिबल है वैसी मान ली कि भाई हमने मान ली ऐसी है, तो देखो ऐसी भी तो मान सकते हैं, मान ली ऐसी भी तो होती कहीं देखने में मिलती है, ऐसे क्वेश्चन ऐसे मान ली, ठीक है। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे जैसे दूर होती है यहाँ पे पास आ रही है, ऐसे ही मान सकते हैं, ठीक है, अलग अलग आर्बिट्ररी सिस्टम्स मान लिए, ठीक है। A small test charge is placed at the null point. एक null point पर मैंने टेस्ट चार्ज को रखा, null point का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो इसमें कोई पॉइंट ऐसा नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सारे आर्बिट्ररी है, बट पॉइंट कोई ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। ये कुछ नहीं होता, हम दूसरी फील्ड बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझो, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ना, और यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, दोनों ऐसे निकल जाएंगे आपस में, ऐसे निकल जाएंगे, यहाँ से निकल जाएगी, है ना, यहाँ से निकल जाएगी, ऐसे तो होगा, है ना, ऐसे तो होगा, देखो ऐसे तो होगा, ठीक है। ऐसे कोई आर्बिट्ररी सिस्टम, इसमें ये नल पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पर 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर 0 होती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नल पॉइंट कहते हैं, है ना, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, नल पॉइंट कहेंगे, ठीक है। शो दैट, अब देखो यहाँ पे अगर कोई चार्ज को मैंने रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0, नेट फोर्स 0 लगेगी, किसी भी पॉइंट पर अगर नेट फोर्स 0 लगती है तो उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। मैंने यहाँ पर एक छोटे से टेस्ट चार्ज को रखा, तो बताओ कि वो टेस्ट चार्ज जो होगा वो नेसेसरी है कि वो जो इक्विलिब्रियम में, जिस इक्विलिब्रियम में रखा गया है ना, वो अनस्टेबल ही है, ये इसको शो करो, ठीक है। इसको कैसे प्रूव करें, इसको कैसे प्रूव करें कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ही होगा, पहले ये समझना पड़ेगा कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता क्या है ना। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, अनस्टेबल ही क्यों होगा। तो देखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है कि ऐसा पॉइंट, अगर मैंने उस पॉइंट चार्ज को उस पॉइंट से डिस्प्लेस करा, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करा,
तो वापस से रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस से उसी पॉइंट पर आएगा, है ना। उसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर एग्जांपल ये बाउल है ना। ये मेरा क्या है, ऐसे बाउल रखा गया है, यहाँ पर एक बॉल है, यहाँ पे नेट फोर्स कितनी होगी, 0 होगी। mg नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा, नेट फोर्स 0 होगी। अगर इसको मैंने इधर साइड डिस्प्लेस करा तो वापस से इस साइड एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी, वापस से नीचे आएगा। ये कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर मैंने बाउल को ऐसे रखा, ये बॉल रख दी, mg अभी भी नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा, नेट फोर्स अभी भी 0 है ना, नेट फोर्स अभी भी इसमें 0 है। अगर मैंने इधर साइड डिस्प्लेस कर दिया तो फोर्स तो इधर ही खींच के ले जाएगी। कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है जब मैंने स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से उस पॉइंट ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करा तो वापस से उसी पॉइंट पर, उसी पोजीशन पर आना चाहेगा, रीस्टोरिंग फोर्स उस पर लगेगी तो उसको वापस से उसी पोजीशन पे लेके आएगी। उसको क्या कहते हैं हम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक ऐसी पोजीशन जहां से अगर मैंने चार्ज को डिस्प्लेस करा तो वापस कभी नहीं आएगा उस पॉइंट पर, कोई रीस्टोरिंग फोर्स उस साइड नहीं लगती, उसको दूर लेके चली जाएगी उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि ये जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल है। अब देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे डिस्प्लेस करोगे तो वापस से एक रीस्टोरिंग फोर्स उस पॉइंट की तरफ, उस इक्विलिब्रियम की तरफ लगेगी ताकि वो ऑब्जेक्ट वापस से उसको उधर साइड लेके आ सके, उस ऑब्जेक्ट को वापस से उस पॉइंट की तरफ लेके आया जा सके, वो साइड लगेगी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर मेरे पास कहीं पर इक्विलिब्रियम पोजीशन है जो स्टेबल है तो वहां पर एक रीस्टोरिंग फोर्स एग्जिस्ट जरूर करेगी। अगर मैंने वहां से डिस्प्लेस किया तो वापस से उस पॉइंट पर लेके आने के लिए एक रीस्टोरिंग फोर्स वहां पर एग्जिस्ट करेगी, है ना। तो अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ तो अगर ये नल पॉइंट है, मान लेते हैं, अगर लेट अस अज्यूम कर लो, लेट अस अज्यूम, लेट अस अज्यूम, इसको एज्यूम कर लो दैट देयर इज, इसको हटा दो, इसको हटा देता भी, है ना। एज्यूम कर लो दैट देयर इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसे इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे नेट फोर्स क्या है, 0 है, तो ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम हमने मान लिया। स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कहीं भी डिस्प्लेस करोगे वापस यहीं पर आएगा। अगर इस पॉइंट को इधर साइड लेके गई तो वापस इधर आएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड लगेगी। मान लो मैंने प्लस चार्ज हो रखा था, प्लस चार्ज पॉजिटिव भी होता है वैसे भी, तो यहाँ पर इधर साइड रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी, इधर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर मैंने इसको इधर साइड डिस्प्लेस करा तो इधर साइड खींचेगी, वापस इधर साइड लेके आने के लिए इधर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर मैंने इसको इधर खींच दिया तो वापस इधर लेके आने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। इधर करा तो इधर होगी, है ना। ऊपर कर दिया तो नीचे की तरफ होगी, नीचे कर दिया तो ऊपर की तरफ होगी, है ना। इधर कर दिया तो इधर होगी, है ना, और इधर कर दिया तो इधर होगी। मतलब रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए इस नेक्स्ट पॉइंट चार्ज की तरफ, रीस्टोरिंग फोर्स की तरफ। ठीक है, तो क्या तुम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हो जहां पर ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, रेडियली इनवर्ड आ जाए नेट एक पॉइंट की तरफ। अब तुम बोलोगे नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज की वजह से ऐसी बनती है, नेगेटिव चार्ज की वजह से रेडियली इनवर्ड बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सही बात, रेडियली इनवर्ड बनती है। अब तुम्हें यहाँ पर नल पॉइंट है, नल पॉइंट है, नेगेटिव चार्ज नहीं है कोई भी चीज, नल पॉइंट है। अगर नेगेटिव चार्ज बीच में रख ही दिया है, नल पॉइंट कहाँ से लाओगे, है ना। फिर उस नल पॉइंट को कहाँ से लाओगे, फिर उसमें टेस्ट चार्ज को कैसे रख के स्टेबल इक्विलिब्रियम डिफाइन करोगे। अगर सोचा कि भाई काम करते हैं, इस पॉजिटिव को यहाँ से हटा देते, पॉजिटिव को हटाओगे तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो अपने साथ में जाएगा ना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ के छोड़ना जाएगा, ऐसे सोना करके जाएगा, है ना। मतलब हमें लॉजिकली ये सोच के तो पता चल रहा है कि ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बिना नेगेटिव चार्ज की नहीं पॉसिबल। तो नेगेटिव चार्ज अगर आ गया तो तुम टेस्ट चार्ज को रखने की जगह नहीं बचेगी, नल पॉइंट नहीं आएगा, नल पॉइंट नहीं आएगा, है ना। तो अगर हमें ये प्रूव करना है कि हम ये कैसे प्रूव करें, जो हमें एनालाइज हो रहा है उसको प्रूव कैसे करेंगे, तो उसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे गॉस लॉ। हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। हमने माना कि यहाँ पर ये गॉसियन सरफेस मान लिया, है ना, ये मैंने यहाँ मान लिया, ये मैंने एक गॉसियन सरफेस मान लिया, ठीक है, गॉसियन सरफेस मान लिया। अब यहाँ पर गॉसियन सरफेस में देखो, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, सारी की सारी इसके अंदर की तरफ घुस रही है, मतलब फ्लक्स 0 तो नहीं दिख रहा मुझे, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग फ्लक्स 0 नहीं दिख रहा, इनवर्ड है। नेट क्या है, नेट इनवर्ड फ्लक्स है, मुझे नेट इनवर्ड फ्लक्स दिखाई दे रहा है, नेट फ्लक्स 0 तो नहीं। बट गॉस लॉ के हिसाब से जो फ्लक्स होता है वो तो क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है,
अब क्यू इन ही जीरो है तो ये तो जीरो होना चाहिए, बट ये क्या कर रहा है, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है गॉस लॉ को। अब गॉस लॉ को गलत प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है ये सिस्टम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भी। गॉस लॉ तो हमेशा वैलिड होते हैं, तो गॉस लॉ हमेशा वैलिड है ना। गॉस लॉ के हिसाब से अगर कोई अंदर कोई चार्ज नहीं है तो नेट फ्लक्स इनवर्ड नहीं आनी चाहिए, नेट नेट फ्लक्स नहीं आनी चाहिए, नेट फ्लक्स नहीं आनी चाहिए, तो जीरो होनी चाहिए गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। बट इस डायग्राम को देख के हमें लग रहा है कि जीरो नहीं है, तो ये डायग्राम गलत है ना, मतलब ये डायग्राम गलत है, यानी कि ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। यानी कि तुम ऐसा सिस्टम बना ही नहीं सकते जिसमें नेट एक बीच में नल पॉइंट होना चाहिए और साइड में सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो उसके तरफ होनी चाहिए, है ना। ऐसा सिस्टम पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर यहाँ पर क्या होगा, देयर इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर स्टेबल नहीं है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ही बचा है ना। इसलिए नल पॉइंट मान लिया, देखो ये नल पॉइंट बना मैंने, ये इक्वेशन ये कॉन्फ़िगरेशन तो पॉसिबल है ना। अगर मैंने यहाँ पे एक नल पॉइंट माना तो इस नल पॉइंट को माने हाँ मैंने टेस्ट चार्ज रख दिया, है ना, क्यू नोट छोटा सा एक टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मैंने रखा। यहाँ पे टेस्ट चार्ज को तो मैं इधर साइड डिस्प्लेस करूंगी, तो देखो इधर साइड फोर्स लगा के इधर साइड लिया आएगा, ठीक है। इधर साइड डिस्प्लेस कर तो वापस भी लिया आएगा, ठीक है। अगर मैंने ऊपर की तरफ ऊपर भाग जाएगा, नीचे की तरफ नीचे नीचे भाग जाएगा। इधर करोगे तो इधर साइड फोर्स, इधर साइड फोर्स लग जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स नहीं लगेगा। रीस्टोरिंग फोर्स सिर्फ और सिर्फ इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग लगेगा, बाकी कहीं नहीं लगेगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम तभी तुम बोलोगे जब हर डायरेक्शन में वो स्टेबल होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि हर डायरेक्शन में उसकी हर डायरेक्शन की तरफ से उसे एक रीस्टोरिंग फोर्स मिलेगी। तो यहाँ पर कैसा इक्विलिब्रियम है, तो बोलोगे कि एक डायरेक्शन में तो तुम्हें स्टेबल दिख रहा है बस बाकी सारा तो अनस्टेबल है, तो ओवरऑल तो मैं इसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ही बोलूंगी, है ना। तो इसको प्रूव कैसे करा हमने, गॉस लॉ। कैसे प्रूव करा, गॉस लॉ से, है ना। गॉस लॉ को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया तो ये गलत हो गया, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट में पूछा कि वेरीफाई करो इस रिजल्ट को, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन रखो दो चार्जेस का और सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए और सेम साइन होना चाहिए एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। मतलब देखो, मतलब बस यही कह रहे इस डायग्राम को बनाने के लिए बोल रहे हैं, जो बनाया था ऊपर मैंने, है ना। ये बोल रहे दो सेम साइन के चार्जेस, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका प्लस क्यू इसका भी प्लस क्यू, कोई डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनेगी, देखो ऐसी बनेगी, क्या ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी, है ना। इसके बीच में यहाँ पे नल पॉइंट आता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है तो फोर्स भी यहाँ पर जीरो लगती है। अब सिंपली तुम बोलोगे कि यहाँ वाली डायरेक्शन में यहाँ पे स्टेबल है, बाकी सारा अनस्टेबल है, तो ये भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है क्या, हाँ भाई ये भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे डिस्प्लेस होगा तो इधर साइड फोर्स लगेगी, यहाँ पे करोगे तो इधर साइड फोर्स लगेगी, तो ऊपर करा तो ऊपर की तरफ भाग जाएगा, नीचे का तो नीचे की तरफ भाग जाएगा, साइड में करा तो टेढ़ी तरफ फोर्स लग जाएगी। तो ऑफकोर्स ये कैसा इक्विलिब्रियम है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो इससे भी ये प्रूव हो रहा है ना। क्लास में थोड़ी सी हिंट देने के लिए हमें सेकंड क्वेश्चन में एक अच्छे इलेक्ट्रिक फील्ड का अरेंजमेंट सोचने के लिए भी बोला है क्वेश्चन में। तो आंसर क्या हो जाएगा, बस ये प्रूव करना था इसमें कि हमें कि ऐसा सिस्टम पॉसिबल नहीं है। अगर तुमने कोई भी आर्बिट्ररी इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमने टेस्ट चार्ज को रखा है एक नल पॉइंट पर, तो वो आपको हमेशा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ही होगा, है ना। वो सारी डायरेक्शन से स्टेबल नहीं हो सकता, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्टेबल हो भी सकता है, तो यूनिवर्सली हम तो अनस्टेबल ही बोलेंगे, जनरल पॉइंट को अनस्टेबल ही बोलेंगे। तो ये आंसर होगा इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 है ना। ये केस बेस्ड स्टडी है, मुझे ना एक केस ऊपर एक स्टेटमेंट पर अच्छे से मुझे यहाँ पे कुछ बताया गया है, फिर बोला है कि ये दो क्वेश्चन मुझे यहाँ पे दिए, वैसे चार क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट पार्ट हम अभी आगे देख लेंगे। पहले ये दो क्वेश्चन करो, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो ऊपर के गिवन डाटा के अकॉर्डिंग। क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है, देखो इन अ रीजन ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E is equals to E naught जे कैप, E is equals to E naught जे कैप, ई नॉट जे कैप, ई इज इक्वल टू ई नॉट जे कैप। मतलब ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट और यूनिफॉर्म है, जे कैप से पता चला ऊपर की तरफ है और क्वेश्चन में लिखा था यूनिफॉर्म है, वैसे तुम्हें इसको देख के भी पता चल रहा होगा यूनिफॉर्म वेरी नहीं कर रही है डिस्टेंस के ऊपर। अब प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड, ये तो ऐसी एक रीजन है जिसमें मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऐसे ऊपर की तरफ सेटअप कर दी और इस रीजन में मैंने क्या करा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को प्रोजेक्ट कर दिया ओरिजिन से t इज इक्वल टू 0 पर। कोई पॉइंट को ओरिजिन मान लेंगे हम, इस पॉइंट को मान लो ओरिजिन मान लिया, यहाँ से मैंने प्रोजेक्ट कर दिया दोनों पॉइंट्स को t इज इक्वल टू 0 पर सर्टेन वेलोसिटी के साथ, है ना, अलोंग x एक्सिस। तो ये मेरे ऊपर y एक्सिस
तो ये हो जाएगी एक्स एक्सिस। तो मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन को प्रोजेक्ट कर दिया। देखो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट कर दिया है ना। देखो इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी वी से, और कुछ यहाँ पे मैंने प्रोटॉन को प्रोजेक्ट कर दिया कितनी वेलोसिटी वीपी से, मान लो। ठीक है, दोनों को प्रोजेक्ट कर दिया एक्स एक्सिस पर लो। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस फोर्स, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे दोनों, बिल्कुल। जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो इसमें बोला मैंने द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल विल बी। देखो अगर मैं इस प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन जो है ना वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो इस पे फोर्स जो लगेगी, चार्ज इस पे कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और फोर्स लगती है क्यूई, है ना। इस पर भी नीचे की तरफ फोर्स लगेगी क्यूई, है ना। दोनों पे फोर्स बराबर लगेगी। अब जब ये रिफ्लेक्ट करेंगे तो देखो ऐसे जाना चाहता था, फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है तो ये पाथ ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। और ये ऐसे जाना चाहता था सीधा, फोर्स नीचे की तरफ लग रही है तो क्या ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। देखो दोनों पाथ कैसे होंगे, पैराबोलिक होंगे क्या। ये सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह है। जैसे मैंने एम मास को मैंने एम मास को ऐसे प्रोजेक्ट करा यू वेलोसिटी से, तो ये जाना चाहता था ऐसे, है ना। ये जाना कैसे चाहता था, सीधा जाना चाहता था। इसकी एक वेलोसिटी इधर से, एक वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी। बट तुमने क्या करा, जो तुमने फेंक दिया है इसको, तो यहाँ पे ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है जो एक्स एक्सिस की तरफ होती है, बट नीचे की तरफ इसमें एक्सेलरेशन मिलता है ग्रेविटी का। तो ऊपर की तरफ जो भेजा था उस वजह से वो थोड़ा सा नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होने की वजह से उस पर नीचे की तरफ फोर्स लग जाएगी, तो नीचे की तरफ पीछे लग जाएगा। तो ये पाथ कैसा होगा, ऐसा होगा। देखो ये जाना चाहता था ऐसा, तो तुमने इसको नीचे खींच दिया, है ना। इसको मैंने नीचे खींच दिया, नीचे खींच दिया। जैसे समझो मैंने इसको माना कि यहाँ मैं एक बिल्डिंग पे चली गई, वहां से एम मास को मैंने सीधा कर दिया वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी कर दी। अभी जाना चाहता था ऐसा, कैसे जाना चाहता था, जाना ऐसे चाहता था ये, हाँ ऐसे जाना चाहता चाहता था, है ना। भी अब नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल एक्सलेशन लगेगा तो ये जाएगा ऐसे। ये सेम सेम ऐसा ही तो होगा। देखो इलेक्ट्रॉन का पाथ देखो, इलेक्ट्रॉन में सीधा जाना चाहता था, वो ऐसे जाना चाहता था, बट तुमने नीचे की तरफ फोर्स लगा दी तो नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, है ना। नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी और नीचे की तरफ फोर्स लगी तो पाथ इसका ऐसा हो जाएगा, सीधा नहीं होगा। कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। दोनों का पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, है ना। दोनों का पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। फिर उन्होंने बोला आगे, if both the particles have same initial kinetic energy then for same displacement along the x direction deflection किसका कितना होगा। तो हमें डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला इसकी वजह से पता होना चाहिए। तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन डेल्टा इज इक्वल टू क्यू ई डी बाय में एम यू स्क्वायर। इसको डिराइव करके लेके आते हैं हम किसकी मदद से, कि इस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटीज होंगी उसका कंपोनेंट निकाल के आंसर निकाला जाता है। जैसे समझो, मैं थोड़ा सा मैं तुम्हें बताऊं तो यहाँ पे समझो ऐसे कि मेरी ना यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहाँ पे क्यू चार्ज को मैंने प्रोजेक्ट कर दिया ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कोई डिस्टेंस डी तक फैली हुई है ना। ठीक है, इसका मास है आर्टिकल का। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैंने इसे प्रोजेक्ट कर दिया तो ये ऊपर की तरफ इस फोर्स लगेगी तो जाएगा ऐसे, जाएगा ऐसे। अब ये जाना चाहता था ऐसे, तो जैसे ही बाहर निकलेगा तो सीधा जाएगा ना। हाँ, ये जब जाना चाहता था ऐसे, ऐसे जाना चाहता था, हॉरिजॉन्टल जाना चाहता था। अभी डिफ्लेक्ट कर गया थीटा एंगल से, किसी डेल्टा एंगल से, मान लेते हैं डेल्टा एंगल से डिफ्लेक्ट कर गया। तो यहाँ पे 10 डेल्टा की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना। यहाँ पे एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी देखो, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी देखो, वी एक्स और वी वाई। क्या हो जाएगा, टेन डेल्टा हो जाएगा वी वाई बाय में वी एक्स। बस अब इसकी वैल्यूज निकाल लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मान लो इसको मैं यहाँ पे कुछ यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा है, तो वी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, यू के बराबर हो जाएगा। वी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सलरेशन नहीं है। एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट रहेगी। एक्सलरेशन तो जो फोर्स है वो तो वाई डायरेक्शन में है ना, तो एक्सलरेशन तो वाई डायरेक्शन में लगेगा। हाँ ठीक है, देखो इसको ड्राइव करने की सिर्फ स्पेस हमें चाहिए। इस क्वेश्चन 1 को हटा देते हैं। अब मैं तुमसे बोलूंगी अगर कि v बाय तुम्हें निकालना है तो हम कैसे निकालें, तो तुम बोलोगे कि मुझे पता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर मैं ये इक्वेशन लगाऊंगी y एक्सिस के लिए, तो y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी, y एक्सिस की फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी प्लस y एक्सिस का एक्सेलरेशन और टाइम दोनों के लिए कांस्टेंट होता है, सेम होता है। ठीक है,
तो बी वाई कितना हो जाएगा, बी वाई हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी दी भाई, मैंने तो दी ही नहीं, मैंने तो सीधा फेंका था, तो वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हाँ, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो फोर्स इसमें कितना लगेगा, चार्ज क्यू इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड ई, फोर्स लगेगी क्यू ई। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो जाता है फोर्स बाय मास। फोर्स कितनी है क्यू ई, मास कितना है एम, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा ऊपर की तरफ क्यू ई बाय एम, क्यू ई बाय एम। टाइम क्या हुआ, कुछ टी मान लेते हैं, टी टाइम तक ये अंदर रहा। अच्छा, तो मैं मुझे ये बताना कि जो बी एक्स है, बी एक्स को मैं लिख सकती हूँ डिस्प्लेसमेंट जो एक्स एक्सेस में हुआ बाय में टाइम, कितना टाइम लगा उसे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाने में। इस टाइम की वैल्यू क्या निकलेगी, वी एक्स किसके बराबर है, यू के बराबर है। टाइम किसके बराबर हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा बी बाय यू। हाँ, इसी वैल्यू आप खुद कर दो, वी वाई कितना आ गया, वी वाई आ गया क्यू ई बाय एम इंटू में डी बाय यू आ गया। हाँ, अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्यू ई बाय एम, क्यू ई डी बाय में एम यू, तो क्यू ई डी बाय में एम यू स्क्वायर, बाय में एम यू स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, हाँ होता है। अब ये जो फॉर्मूला होता है इसके हिसाब से मुझे आंसर देना है। क्वेश्चन में बोला है बोथ द पार्टिकल्स, इफ बोथ द पार्टिकल्स हैव सेम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दोनों की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे बताना, अगर मैं प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी लिखूंगी तो प्रोटॉन का मास आएगा, प्रोटॉन की इनिशियल वेलोसिटी आएगी। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी लिखूंगी तो इलेक्ट्रॉन का मास आएगा, इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी आएगा। अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखूंगी तो इनिशियल वेलोसिटीज आएंगी क्या, हाँ इनिशियल वेलोसिटीज आएंगी, इनिशियल वेलोसिटी आएंगी ना। वी वीपी दे रखी है इनिशियल वेलोसिटी वीपी, और इसकी दे रखी है वीई। ठीक है, अब इन दोनों की ये वैल्यू सेम है। अच्छा ठीक है, ये वैल्यू सेम है दोनों की, है ये वैल्यू सेम है, इस वैल्यू को के बोला, इस वैल्यू को भी के बोल सकते हैं। अब दोनों की अगर ये वैल्यू ही सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मैं बोल सकती हूँ, इस वाले पॉइंट से ध्यान से देखना, इसके लिए m मास ऑफ प्रोटॉन इनटू में वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर इज इक्वल टू 2k, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर इज इक्वल टू 2k। यानी कि दोनों के लिए मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों को मैंने एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट करा था, तो दोनों के लिए डिस्टेंस भी, जिस डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिस डिस्टेंस तक ये रीजन सारा का सारा है, वो भी दोनों के लिए सेम होगा क्या, हाँ। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों के लिए सेम होगी, दोनों को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने प्रोजेक्ट करा था। ठीक है, अब इसका मतलब हुआ कि ये सारी चीजें इन दोनों के लिए सेम है, तो दोनों के लिए जो 10 डेल्टा है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा चार्ज की। अब बताओ, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, प्लस सी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, माइनस सी। दोनों का मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, यानी कि दोनों का चार्ज सेम है, तो दोनों का डेल्टा भी क्या होगा, सेम होगा। सब कुछ ही सेम हो गया ना भाई, ये भी सेम, ये भी सेम, चार्ज भी सेम, सब कुछ सेम, तो इक्वल हो जाएगा दोनों का डेविएशन। therefore ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर इस सेकंड पार्ट का, है ना। फर्स्ट पार्ट का क्या था, पैराबोला, पैराबोलिक पाथ होगा, ये जाना चाहता था सीधा ऊपर या वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग गई है ना। ऐसे जाना चाहता था, नीचे की तरफ खींच लोगे तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाना चाहता था ऊपर की तरफ खींच लोगे तो ऐसे जाएगा, है ना। कैसा पाथ होता, पैराबोला। और आंसर दोनों का डेविएशन सेम है, अगर दोनों की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाएगी। वैसे तो डेविएशन चार्ज के प्रोपोर्शनल है, पर चार्ज दोनों का सेम हो गया, सब कुछ ही सेम हो गया, डेविएशन भी सेम हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमसे, इफ दे हैव सेम इनिशियल वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी सेम है, देन फॉर सेम एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट डिफ्लेक्शन इज। देखो मैंने तुम्हें फॉर्मूला क्या बताया अभी इसका, क्यू डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या बताया, टेन डेल्टा इज इक्वल टू क्यू ई डी बाय में एम यू स्क्वायर, इसको याद रखो। तो देखो ध्यान से, इफ दे हैव सेम इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यू दोनों की सेम है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करा था, दोनों का यू सेम है। देन फॉर सेम एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट यानी कि डी भी सेम है, डिफ्लेक्शन कैसा होगा, है ना। डिफ्लेक्शन कैसा होगा, तो देखो जानते हैं डिफ्लेक्शन, ई भी तो सेम ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही थी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही थी, तो यहाँ पर Q बाय एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया था डेल्टा। हाँ, Q बाय एम, जिसका Q बाय एम का रेशियो ज्यादा होगा उसका डेविएशन ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, प्रोटॉन की बात कर लेते हैं, दोनों का चार्ज तो सेम ही होता है ना, हाँ, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ही आ गया बस। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो छोटा होता है, बहुत छोटा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, जिसका मास ज्यादा होगा उसका डेविएशन कम होगा, यानी कि डेल्टा प्रोटॉन का कम होगा डेल्टा इलेक्ट्रॉन से, है ना।
इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो डेविएशन ज्यादा होगा, डेविएशन इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा। देयरफॉर ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर इस थर्ड पार्ट का। नाउ फोर्थ पार्ट, इफ दे हैव सेम इनिशियल लीनियर मोमेंटम, दोनों का लीनियर मोमेंटम सेम है, फॉर्मूला क्या बताया, क्यू ई डी बाई एम यू स्क्वायर, दोनों का इनिशियल मोमेंटम सेम है, ठीक है, मोमेंटम सेम, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी, दोनों का ये सेम है, और सेम सेम एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट के लिए तो बताना है डेविएशन किसका ज्यादा होगा। तो एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करते हैं, एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड कर देते हैं, तो 10 डेल्टा क्या हो जाएगा, क्यू ई डी एम बाय में एम यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एम यू क्या है, मोमेंटम है, एम यू अगर एम यू सेम है तो एम यू का स्क्वायर भी तो सेम होगा, हाँ सेम होगा ना, दोनों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट सेम बोला है, तो चार्ज भी तो सेम ही होता है, हाँ चार्ज भी सेम ही होता है, तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब जिसका मास ज्यादा होगा उसका डेल्टा ज्यादा होगा, मतलब प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है तो फिर प्रोटॉन का डेल्टा ज्यादा होगा, इस बार प्रोटॉन का ज्यादा होगा। इससे पहले वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन का ज्यादा था क्योंकि मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया तो प्रोटॉन का ज्यादा हो जाएगा, देयरफॉर ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, इसमें क्या बोल रहे हैं हमसे, व्हेन वी हैव टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, भी हमारे पास दो इलेक्ट्रिक डाइपोल है शोन इन द फिगर, ईच डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एट द एंड ऑफ द इंसुलेटिंग रोड ऑफ लेंथ डी, ठीक है, देखो ये एक डाइपोल है, इंसुलेटिंग रोड है जिसकी लेंथ है डी, इसके एंड पर दो चार्जेस है प्लस क्यू माइनस क्यू, माइनस यू प्लस यू या माइनस यू प्लस क्यू, ठीक है, ये दो डाइपोल है ऐसे प्लेस्ड है, फिगर मुझे क्वेश्चन में गिवन है। अब बोला द डाइपोल ऑन द लेफ्ट विल बी लेफ्ट, यहाँ वाले डाइपोल, ये लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट है ये राइट है, ये होता है, हाँ, लेफ्ट वाले डाइपोल पर, इस वाले डाइपोल पर कितनी फोर्स एक्सपीरियंस होगी और कितनी टॉर्क एक्सपीरियंस होगी, दोनों में से पूछे क्वेश्चन। तो देखो ध्यान से, मुझे एक चीज बताना कि हमने एक चीज पढ़ी है कि अगर ये मेरे पास डाइपोल है, ये माइनस ए प्लस है, तो माइनस की तरफ क्या होता है इसका डाइपोल, प्लस की तरफ क्या होता है इसका डाइपोल मूवमेंट होता है क्या, हाँ, प्लस की तरफ इसका डाइपोल मूवमेंट होता है। जो एक्सियल लाइन होती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मूवमेंट के पैरेलल होती है, इसकी वैल्यू होती है 2kp बाय आर क्यूब, एक आइडियल डाइपोल के लिए यहाँ से डिस्टेंस आर है, और इसकी अगर पैस में इक्विटोरियल पॉइंट में चली जाओ तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है के पी बाय आर क्यूब, और डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी के पी बाय आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दो चीजें पता चल रही है कि एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उसकी डायरेक्शन में होती है, इक्विटोरियल लाइन पे डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन की अपोजिट होती है, और इक्विटोरियल लाइन हो चाहे एक्सियल लाइन हो, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, ठीक है, ठीक है, हमें पता ही है, अच्छी बात है। अब देखो मुझे यहाँ पे दो डाइपोल दे दिए, एक डाइपोल माइनस प्लस यहाँ पर है ऐसे, इसका डिस्टेंस है डी, और यहाँ से थोड़ी सी दूर एक को डाइपोल है माइनस ए प्लस, और ये डिस्टेंस भी है डी, ठीक है। अब इसके बारे में बात करनी है, इसके फील्ड में है, इसकी वजह से कितनी फोर्स और कितनी टॉर्क लगेगी वही देखेंगे। तो ये वाला जो चार्ज, ये वाला जो डाइपोल है, इसके लिए ये पूरी लाइन तो कैसी हो जाएगी भाई, तो पूरी लाइन उसके लिए कैसी हो जाएगी, इक्वेटोरियल की तरह एक्ट करेगी क्या, हाँ, तो इसका डाइपोल मूवमेंट किस डायरेक्शन में है, इसका डाइपोल मूवमेंट प्लस की तरफ इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बना देगा, ऐसी बना देगा, ऊपर की तरफ बना देगा। अच्छा मुझे एक चीज बताना कि यहाँ पर ये माइनस है ये प्लस है, इसका डाइपोल मूवमेंट नीचे की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ बना देगा, जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा बनाएगा या कम बनाएगा, कम बनाएगा, वही देखो रिवर्स ये क्वेश्चन है, तो अपने पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऊपर की तरफ डायरेक्शन में, धीरे धीरे जैसे दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन से बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बीच में डिस्टेंस कैसा हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जितना इसके पास जाओगे उतनी ज्यादा होगी, है ना, उतनी ज्यादा होगी, जैसे जैसे दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। अब मुझे बताना है कि ये कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और कितनी टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, तो ये ऐसे माइनस ये प्लस ऐसे प्रेजेंट है यहाँ पर, है ना, डी डिस्टेंस दूरी पर, तो ये जो प्लस चार्ज है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी इधर,
इसका चार्ज उसमें कुछ क्यू होगा, इसका चार्ज भी क्यू ही होगा। डाइपोल के अंदर चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, इक्वल में बहुत चार्जेस होते हैं। तो ये वाला चार्ज है, इस पर फोर्स लगेगी क्यू इंटू ई, जो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है उतनी फोर्स लगेगी। और इस पर फोर्स नीचे की ऐसी बना देगा, ऐसी बना देगा, ऊपर की तरफ बना देगा। अच्छा मुझे एक चीज बताना कि यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस है, इसका डाइपोल मूवमेंट नीचे की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ बना देगा। जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा बनाएगा या कम बनाएगा? कम बनाएगा। वही देखो ये क्वेश्चन है। तो अपने पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऊपर की तरफ डायरेक्शन में। धीरे धीरे जैसे दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन से बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बीच में डिस्टेंस कैसा हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जितना इसके पास जाओगे उतनी ज्यादा होगी, है ना, उतनी ज्यादा होगी। जैसे जैसे दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनाएगा। ठीक है, अब मुझे बताना है कि ये कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और कितनी टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो ये ऐसे माइनस, ये प्लस ऐसे प्रेजेंट है यहाँ पर, है ना, डी डिस्टेंस दूरी पर। तो ये जो प्लस चार्ज है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी इधर। इसका चार्ज उसमें कुछ क्यू होगा, इसका चार्ज भी क्यू ही होगा। डाइपोल के अंदर चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, इक्वल में बहुत चार्जेस होते हैं। तो ये वाला चार्ज है, इस पर फोर्स लगेगी क्यू इंटू ई, जो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है उतनी फोर्स लगेगी। और इस पे फोर्स नीचे की तरफ उल्टी डायरेक्शन में लगेगी क्यू इंटू ई डैश। मान लो इसमें कुछ ई डैश है, ई ज्यादा होगा या ई डैश ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स ई ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम पास देख रहे हैं डाइपोल की तो ज्यादा होगी, दूर देखोगे तो कम हो जाएगी क्या? पास देखोगे तो ज्यादा होगी, दूर देखोगे तो कम हो जाएगी क्या? पास देखोगे तो ज्यादा होगी, दूर देखोगे तो कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स ज्यादा लगेगी, यानी कि ये फोर्स बहुत ज्यादा होगी, है ना, ये फोर्स ज्यादा होगी और ये फोर्स कम होगी। यहाँ पे फोर्स उसको कम लगेगी, यहाँ पे फोर्स ज्यादा लगेगी। मतलब नेट फोर्स ऊपर की तरफ जाएगी, यानी कि एफ नेट कैसा आएगा, अपवर्ड आएगा। यानी कि डाउनवर्ड वाले काट दो, डाउनवर्ड वाला काटो। अब बोला है टॉर्क कैसी लगेगी, देखो ध्यान से, ये इधर ऊपर की तरफ खींच रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है, ऐसे घुमा देगा, ऐसे घुमा देगा, देखो ऐसे घुमा देगा, ऐसे घुमा देगा, देखो ऐसे घुमा देगा। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉक हो गया ना, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। यानी कि अपवर्ड फोर्स लगेगी और टॉर्क कैसे लगेगी, एंटी क्लॉकवाइज। नॉट टॉर्क तो गलत हो जाएगा, टॉर्क लगेगी कैसे लगेगी, एंटी क्लॉकवाइज लगेगी। therefore ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट सेकंड पार्ट, देखो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये। द डाइपोल ऑन द लेफ्ट साइड की बात कर ली, द डाइपोल ऑन द राइट साइड वाले, इस वाले डाइपोल की बात कर रही है ना, इस वाले डाइपोल की बात कर रही है। फील अ फोर्स, कितनी फोर्स फील करेगा? तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं तुम्हें, दोबारा वही बात कर रही है। देखो ध्यान से, ये माइनस है, डी डिस्टेंस पर ये प्लस है, यहाँ से थोड़ी डिस्टेंस दूर ये माइनस, ये प्लस है ना, डी डिस्टेंस। इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में आएगा, पॉजिटिव की तरफ आता है। अब ये इस वाले के लिए कैसा हो गया, ये डाइपोल इसके लिए कैसा हो गया? अब देखो ध्यान से, ये तो डाइपोल है, इसके लिए कैसा हो जाएगा? तुम बोलोगे कि भाई ये तो इक्वेटोरियल भी नहीं है, ये तो एक्सियल भी नहीं है। अगर तुम ये वाले पॉइंट को सोचोगे, ठीक है ये वाला पॉइंट तो एक्सियल है, बट ये तो अलग अलग पॉइंट्स पर है ना, तो ये इक्वेटोरियल भी नहीं हुआ, एक्सियल भी नहीं हुआ। ठीक है, तो इस वाले हम चार्ज के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। अब ये वाला जो चार्ज है, इस वाले फोर्स, इस वाले चार्ज को धक्का मारेगा दूर अपने से, और ये वाला जो है अपनी तरफ खींचेगा। अच्छा मुझे ध्यान से देख के बताना, थोड़ा सा डायग्राम को अच्छा बनाते हैं इसके लिए। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, है ना, यहाँ से थोड़ी डिस्टेंस दूर ये माइनस और ये प्लस, ये डी, है ना। अब ये वाला जो चार्ज है, इस वाले माइनस चार्ज को क्या करेगा, अपने से दूर धक्का मारेगा, तो अपने से दूर धक्का मारेगा ऐसे। हाँ, और ये वाला जो चार्ज है, ये वाली फोर्स ज्यादा दूर है, तो फोर्स कैसे लगेगी, कम लगेगी। हाँ, फोर्स कम लगेगी, फोर्स क्या लगेगी, फोर्स कम लगेगी। और ये वाला जो चार्ज है, ये यहाँ पर पास है, तो ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा ज्यादा फोर्स से, ये पास है, ये ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, तो नेट फोर्स जीरो तो नहीं होगी। ठीक है, तो नो फोर्स वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेट फोर्स कुछ ना कुछ होगी। इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, इसका एक कंपोनेंट तुम्हारा इधर आएगा, एक नीचे आएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल भी अगर होंगे, अगर कैंसिल भी नहीं होंगे वैसे तो। देखो ध्यान से, ये कंपोनेंट जो है, इस वाले फोर्स के कंपोनेंट बड़े बड़े आएंगे, है ना, इस वाले फोर्स के कंपोनेंट बड़े बड़े आएंगे, इस वाले छोटे आएंगे, तो कहीं ना कहीं नेट फोर्स में ऐसी लगती हुई दिखाई देगी, ये नेट फोर्स लग जाएगी बस। हम एग्जैक्ट ना निकालेंगे, हम तो ये बस ऑप्शन मैच करवाने हैं हमें किसी ना किसी तरह, कि भाई हमें ऑप्शन में से एक आंसर पता चल जाए।
और इस प्लस चार्ज पर, ये जो माइनस चार्ज है, ये जो माइनस चार्ज है, इस प्लस चार्ज पर अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा, कम लगाएगा, कम लगाएगा, दूर है ना। और ये वाला जो प्लस चार्ज है, इस पर ज्यादा तेजी से धक्का मार देगा, है ना। अभी धक्का ज्यादा तेजी से मार देगा, इस फोर्स के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। इस फोर्स के दो कंपोनेंट देखो, एक कंपोनेंट तुम्हारा इधर आएगा, देखो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा। ये दोनों आपस में कटेंगे नहीं, इसको छोटे कंपोनेंट देगा। तो नेट फोर्स तुम्हारी जो होगी, देखो ध्यान से, नेट फोर्स जो तुम्हारी होगी वो कहीं ना कहीं ऐसी होगी, इसी तरफ होगी, ऐसे एफ नेट ऐसी आएगी, है ना। एफ नेट की नहीं ऐसे आएगी, देखो ध्यान से, एक सेकंड। एफ नेट तुम ऐसे मान लो कि ना दो वेक्टर के बीच में आती है ना, इन दो वेक्टर की एफ नेट कहीं ना कहीं यहाँ आएगी, और ये दो वेक्टर से यहाँ पर, ये दो वेक्टर से तो एफ नेट कहीं ना कहीं तुम्हारी यहाँ आएगी, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस है ना। इस पे एफ नेट इधर कुछ ना कुछ लगेगी, हम वैसे भी एग्जैक्ट पोजिशन नहीं चाहिए, और इस पे एफ नेट कहीं ना कहीं कुछ इधर लगेगी। दोनों आपस में एक दूसरे को काटती हुई कहीं से भी नजर नहीं आ रही है। तो ध्यान से देखो, ये जो फोर्स है ये काटेगी नहीं, यानी कि फोर्स तो जीरो नहीं होगी। फोर्स कैसे लगेगी अभी निकाल लेते हैं। देखो ध्यान से, पहले देखो, ये जो कंपोनेंट है जो ये खींचेगा, इसको प्रैक्टिकली अगर हम सोचिए तो ये ऐसे खींचेगा, इसको ऐसे खींचेगा, तो ये जो है कहीं ना कहीं से तुम्हें ऐसे घूमता हुआ नजर नहीं आएगा। देखो ध्यान से, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसका नेट फोर्स का एक इधर आएगा, इसका एक इधर आएगा, एक इधर आएगा। ये दोनों कंपोनेंट्स जो है ये तो नहीं रोटेट करेंगे, बट ये दोनों जो कंपोनेंट्स है, ये वाला इधर है, ये इधर है, तो इसको ऐसे घुमा देगा, हाँ ऐसे घुमा देगा, यानी कि कैसा हो गया ये, एंटी क्लॉक हो गया, आगे एंटी क्लॉक हो गया, है ना, एंटी क्लॉक हो गया, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज तो नहीं होगा, एंटी क्लॉक होगा, है ना, ये क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉक होगा, ये तो कट चुका है वैसे भी, एंटी क्लॉक होगा, क्लॉकवाइज नहीं होगा। And no torque about its center and torque is made up to, एक सेकंड, इस ऑप्शन में ना यहाँ पे एंटी क्लॉक लिखा था, वो गलती से ये रह गया, ये एंटी क्लॉक होता है, देखो ना दोनों ऑप्शन सेम हो जाएंगे, तो ये वाले ये वाला, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉक होगा, है ना, और इसमें बोला टॉर्क नहीं लगेगा, टॉर्क तो लगेगा, है ना। तो सेकंड ऑप्शन आंसर, फोर्थ ऑप्शन आंसर होगा। अब हम एक बात देखते हैं कि इसमें डाउनवर्ड फोर्स कैसे लगेगी। एक चीज देखो कि ये दोनों फोर्स जो है, ये दोनों जो फोर्सेज है, ये दोनों फोर्सेज और नीचे की तरफ नेट फोर्स लगती हुई नजर आ रही है ना। ये दोनों फोर्सेज आपस में एक दूसरे को थोड़ा बहुत तो कैंसिल करेंगे, अगर थोड़ा सा कॉम्पोनेंट बच भी गया तो इतना सा कॉम्पोनेंट बच गया इसका, पर नीचे की तरफ नेट फोर्स बहुत ज्यादा, तो ऑलमोस्ट तो नीचे की तरफ ही आ जाएगी ना भाई, नेट फोर्स तो डाउनवर्ड ही लिखेंगे ना। एक हम जो डाटा यहाँ से एज्यूम कर पा रहे हैं, उस हिसाब से हमें नीचे की तरफ फोर्स लगती हुई नजर आएगी। ये दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को चाहे कैंसिल पूरी तरह ना करें, वैसे तो हमें जो डाटा और जो पूरा पूरा जो सिस्टम दिख रहा है वो सिमेट्रिक है, कैंसिल करेगी वो, ये दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेगा। क्यों करेगी, क्योंकि ये देखो ना, ये वाली फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड, ये वाली जो फोर्स जो प्लस चार्ज इस माइनस पर लगाएगा, और ये जो प्लस चार्ज इस प्लस पर लगाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर ही तो होगा। देखो यहाँ से, ये डिस्टेंस को अगर मैं d/2 बोलूँ, इसको d/2 बोलूँ, इस डिस्टेंस को कुछ ना कुछ r बोलूँ, तो ये डिस्टेंस भी तो दोनों का, हाँ, d/2 का होल स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर का रूट हो जाएगा, दोनों का सेम ही तो होगा। यहाँ से यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, दोनों की फोर्स सेम लगेगी, तो ये दोनों फोर्स सेम होगी, ये वाली जो फोर्स है और ये वाली जो फोर्स है सेम होगी, एंगल अलग अलग बन रहे हैं, बट ये जो कॉम्पोनेंट्स आएंगे वो दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और नीचे की तरफ तुम्हें खींचेगी नेट फोर्स, है ना। नेट फोर्स कहाँ खींचेगी, ओवरऑल जो नेट फोर्स आएगी वो नीचे की तरफ आ जाएगी, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ आएगी और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा, ठीक है। ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया था, कि दोनों ऑप्शन सेम हो जाएंगे, देखो ना, डाउनवर्ड एंड टॉर्क जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज लगेगी, डाउनवर्ड क्लॉकवाइज लगेगी, गलत हो जाएगा ना। तो एंटी क्लॉकवाइज ऑप्शन में था, वो थोड़ा सा एरर हो गया था क्वेश्चन निकलने में, ठीक है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, डाउनवर्ड फोर्स लगेगी और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। इसके आगे का पार्ट आगे वाले लेक्चर्स में देख लेंगे। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसका सेकंड पार्ट ज्यादा अच्छा था, कि फर्स्ट पार्ट डिस्कस करना तो आसान था, फोर्स सिंपल सिंपल लगी थी, यहाँ पे फोर्स को थोड़ा सा एनालाइज करना, थीटा वगैरह को देखना, है ना, तो वो थोड़ा अच्छा पार्ट था। तो ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।